Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a new topic that is environmental protection, nature and strategies. Earlier to this, we have discussed the types of environmental pollution, that is air, water and noise pollution. है ना? So हम लोग बात कर चुके हैं प्रदूषण की और अब बात करने जा रहे हैं, मतलब वातावरण प्रदूषित हो गया है, अब हमें क्या करना है, वातावरण को सुरक्षित करना है। तो कैसे वातावरण को सुरक्षित करने की प्रकृति क्या है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम वातावरण को प्रोटेक्ट कर सके। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स सेफ गार्डिंग द नेचुरल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा से अर्थ है कि हमको जो प्राकृतिक संसार है उसकी सुरक्षा करनी है। इनकम्पासिंग एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। उसके लिए क्या करना होगा, एक्शन करना होगा, काम करना होगा। कौन काम करेगा, लोग करेंगे, संस्थाएं करेंगी और सरकारें करेंगी। कैसे करेंगी, थ्रू स्ट्रैटेजीज। हम कुछ तरीके अपनाएंगे, कुछ व्यूह रचनाएं अपनाएंगे, कुछ युक्तियां अपनाएंगे, जैसे रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, हम प्रदूषण को कम करेंगे। कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन है उनको सुरक्षित रखेंगे, उनको बचाएंगे। एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और हम सतत विकास की जो अभ्यास है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको बढ़ावा देंगे। क्यों ऐसा करेंगे हम, एमिंग टू मेंटेन इकोसिस्टम्स, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो मेंटेन रह सके और आगे आने वाली संततियों को भी बायोडाइवर्सिटी मिल सके। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, पर्यावरण की सुरक्षा के, कंजर्वेशन, हमको कंजर्व करना है, बचाना है, सुरक्षित रखना है। डैमेज रिपेयर, जो डैमेज हम कर चुके हैं इतना कुछ एनवायरमेंट के साथ, उसको हमें रिपेयर करना है, पुनः मरम्मत करनी है उसकी, और हमको सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। तो कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, आप कह सकते हैं नेचर के इसके। तो कौन कौन से हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्व करना है और कंजर्व करना है। पहले हम सुरक्षित रखेंगे, उसको बचाएंगे और फिर सुरक्षित रखेंगे। प्रिजर्व करेंगे, हमने संभाल लिया, और फिर कंजर्व कर लिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉइल, फ्लोरा, फौना। ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। ये वायु, जल, मृदा, ये पेड़ पौधे, ये फ्लोरा का मतलब होता है कि पेड़ पौधों से मतलब है, और फौना का मतलब है पशु जीव जंतुओं से मतलब है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमको इस तरह से करना है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हमको सुरक्षित रखना है। फिर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हमको प्रदूषण को हर कीमत पर रोकना है और नियंत्रित करना है। अ की एस्पेक्ट इज प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो भी स्रोत हैं जिनसे पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि उद्योगों से इमिशन निकल रहे हैं, खतरनाक गैसें निकल रही हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है जो कृषि से निकल रहा है, और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जिसको हम बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, उन सब को हमको रोकना है। और क्या करें हम, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, सस्टेनेबिलिटी पे पहले भी मैंने आपसे बात की है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है वैसी प्रैक्टिसेस कि हम आज की जरूरत पूरा तो करें, लेकिन आगे वाली जनरेशन को नुकसान ना हो, हम इतना ना दोहन कर लें उसका। तो हमको इस हिसाब से करना है। तो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे, हमको इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है दैट मीट्स करंट नीड्स, कि हमारी आज की आवश्यकता तो पूरी हो जाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन। लेकिन हम ऐसा ना करें कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपनी जरूरतें पूरी ना कर सकें, पूरी ना कर पाए, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इस तरीके से हमको आज की जरूरत पूरी करनी है। और इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूड्स एफर्ट्स टू रीस्टोर, जो हमने खराब कर दिया है, हमारे जंगल, हमारे कोस्टल एरियाज, उनको हमें सुधारना है, टू एनहेंस देयर इकोलॉजिकल फंक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि उनके जो पारिस्थितिक कार्य हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो बढ़ सके। फिर हमको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज क्रूशियल एज इट इंश्योर्स द हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम्स। जितना जैव विविधता होगी, जितने प्रकार के जीव जंतु होंगे ना, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, बायोलॉजी के आप स्टूडेंट होंगे, तो आप जानते होंगे फूड साइकिल चलती है, फूड वेब होता है कि कौन किसको खाएगा, ये तय है कि हम इसको खाएंगे, फिर वो उसको खाएगा, फिर वो उसको खाएगा, कौन किसका भोजन है। तो वो अगर एक भी जीव जंतु उसमें से इधर उधर हुआ तो पूरी फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
तो फूड वेब हमको बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है हमको उसको भी एड्रेस करना है, उसको भी देखभाल के आगे बढ़ना है। Environmental protection plays a vital role in mitigating and adapting to climate change. जो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से हमको अनुकूलन भी करना है। Through actions like हम क्या करें कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस रोकें। क्यों रोकें? क्योंकि उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक सीधी आ रही हैं। एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। और क्या करें हम? देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, ये हमको पता होना चाहिए। इंडिया का एक्ट 1986 में आया था। जब हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1986। 1986 में आया था ये। इट वाज इनैक्टेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। मेन इसका उद्देश्य यही था कि हम वातावरण की हमको सुरक्षित करना है, उसको उसमें सुधार करना है और उससे रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनका भी। इंडियाज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें कहीं भी प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा की बात के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। However, the fundamental duties which were added by the 42nd amendment, लेकिन जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी हमारे मूल कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटीज जोड़ी गई उसमें लिखा गया प्रिस्क्राइब द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एज ए ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको अपने वातावरण को सुरक्षित रखना है, अपने जंगलों को, झीलों को, नदियों को, वाइल्ड लाइफ को, ये हमारा कर्तव्य है, फंडामेंटल कर्तव्य है। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी संविधान संशोधन 42वें ने राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को भी ऐड किया। वन ऑफ विच वाज आर्टिकल 48A, इसमें से एक आर्टिकल 48A था, विच डायरेक्टेड द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई जिसमें नागरिकों से कहा गया कि आपकी ड्यूटी है सब सुरक्षित रखना है आपको एनवायरनमेंट, और राज्य को भी ये निर्देश दिया गया कि उसकी भी ये ड्यूटी है कि उसको एनवायरनमेंट और जंगलों को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, कैसे जब भी कोई संधि या कोई ऐसा एक्ट आता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? These developments were a result of the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972। 1972 में मनुष्य के वातावरण पे यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंस हुई, उसी का परिणाम था ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया 1972 में। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया, फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया, और तब 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है पार्लियामेंट के द्वारा। किसकी दृष्टि में आता है? इन द वेक ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो खतरनाक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, उसी के बाद 1986 में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, पास किया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज कैसे करें, जरूरी है करना, ये तो समझ में आ गया। कैसे करें? रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें। हमको क्या करना है? वेस्ट जनरेशन, जो हम वेस्ट उत्पन्न कर रहे हैं उसको कम करिए, या जो वेस्ट हम निकाल रहे हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल करें, या जो वेस्ट हम निकाल रहे हैं उसको हम रिसाइकिल कर सकें। तो ये 3R बहुत जरूरी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। फिर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस लाइक एफोरेस्टेशन, रीफोरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। कहते हैं ना कि ये कृषकों को पता होता है, एग्रीकल्चर में ये सब बताया जाता है कि आपने एक बार मिट्टी में ऐसी फसल उगा दी है जिसने बहुत सारा उससे न्यूट्रिशन ले लिया है, तो अगली बार ऐसी फसल उगाइए जो थोड़ा कम ले। मतलब कहने का मतलब कि सारे पोषक तत्व मिट्टी से ना खींच ले जाए, इसलिए बारी बारी से बदल दी जाती हैं फसलें, मिट्टी के हिसाब से फसल उगाई जाती है, ये सारी चीजें। फिर रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आपके पास जो जीवाश्म ईंधन है वो तो कम है ना, मतलब वो तो रिन्यू नहीं कर सकते आप, वो तो उतना ही है जितना है। तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरह जाना है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर हो गया, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा। इससे ये भी होगा कि कार्बन का इमिशन नहीं होता है इन एनर्जी सोर्सेज से, है ना। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज,
इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग, इसीलिए राष्ट्रीय जो पार्क बनाए जाते हैं, जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, इसीलिए कि हमारी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सेफ गार्ड रहे, क्योंकि आप वहाँ पे कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सस्टेनेबल कंजम्पशन, इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न्स, हमको रिस्पॉन्सिबल होकर कंज्यूम करना है, हमको मीट का कंजम्पशन रिड्यूस करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का कंजम्पशन रिड्यूस करना है, और हमको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को चुनना है। और पॉल्यूशन को रोकना है हमको, इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात से, कृषि से और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को हमें हर हालत में कम करना है, नियम जो उसके बने हैं उनका पालन करना है। और वेस्ट को मैनेज करना है, डेवलपिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट चूंकि एज इट इज हम प्रोवाइड कर देते हैं हवा में, पानी में, यही दिक्कत करता है, तो हमको उसको रिसाइकिल करें, कंपोस्ट बना दें, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करें, तो उसका कम से कम नुकसान होगा। फिर क्लाइमेट चेंज के प्रति अडेप्ट होना है कि हमको ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप उगानी है, फ्लड डिफेंसेस हमको बिल्डिंग बनानी है, मतलब ऐसी इमारतें बने जो बाढ़ से प्रभावित ना हो, ऐसी फसल उगाएं जो सूखा, मतलब कम से कम पानी में वो डेवलप हो जाए। जैसे क्लाइमेट बदल रहा है उस हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए, ये कह रहे हैं। और एजुकेशन एंड अवेयरनेस तो है ही। सब कुछ कब होगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब हम जागरूक होंगे, जब हमको पता होगा कि हमारा एनवायरनमेंट कितना खराब हो चुका है और कितनी बुरी तरह से हमने उसका दोहन कर लिया और उसका रिपेयर कितना जरूरी है। तो ये एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जनता को ये पता हो। ओके, फिर कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधियां भी हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको UNFCCC कहते हैं, और कोलैबोरेशंस, ये सब भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजी है। और इंडिविजुअल एक्शंस तो है ही, हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पौधे लगा सकते हैं। ईट लोकल एंड सीजनल, ये बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है, सबको पता होता है कि आप वो खाइए जो मौसमी है, और वो खाइए जो आपके पास आपके वातावरण में उगता है, वही सबसे ज्यादा आपके लिए बढ़िया होता है, और वही सबसे इकोसिस्टम को सुधारने के लिए भी ठीक रहता है। अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। और कंजर्व वाटर को बचाना है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका नेचर और स्ट्रैटेजी, चूंकि हमने प्रदूषण पढ़ लिया था तो अब हमको प्रोटेक्ट भी तो हम ही करेंगे, क्योंकि प्रदूषित भी हम ही ने किया है। तो हमको जागरूक होना है, शिक्षित होना है, सब तक ये पहुंचाना है कि पर्यावरण को बचाना है। ओके, तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा भी अस्तित्व पर्यावरण से ही है। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.